हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज़ को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सोशल स्टडीज़ का ये आपका पेपर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका पेपर आ चुका है, देख लीजिए। सामाजिक अध्ययन का ये होता है आपका टोटल 50 अंकों का, जिसमें 2 घंटे का आपका समय मिलता है। इससे पहले की सारी क्लासेस सारे पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए। ठीक है, 2016, 17, 18, 19, 20 तक के। तो उनको अगर अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की जो रेगुलर क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। इसके बाद अभी आपको पता होगा यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। इसके बाद आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स बने रहें, परीक्षा तक आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें क्या पूछा गया है इसे आप देख लेंगे एक बार। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था। ठीक है, आपको पता ही होगा तराइन के टोटल 3 युद्ध हुए थे। इसमें आपको पता होना चाहिए जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो आपका सन 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और आपका दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया, ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए द्वितीय युद्ध के बारे में, अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपको बताना है वो हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, इसके साथ ही ये दोनों युद्ध किन किन लोगों के बीच लड़े गए थे वो भी आपको याद रखना है। ये दोनों युद्ध जो लड़े गए थे वो थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी और किसके बीच लड़े गए थे? और दूसरे थे आपके पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन दोनों के बीच ये दोनों युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो कि 1191 में हुआ था। और दूसरा युद्ध भी आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ये आपका 1192 में हुआ था। इसके साथ ही तराइन का जो तृतीय युद्ध हुआ था, जो तीसरा युद्ध हुआ था, वो हुआ था कुछ समय बाद, लगभग 1216 ईस्वी में आपका ये हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका इल्तुतमिश और जो गौरी के मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे इनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी युद्ध आपके लिए आ सकता है पेपर में। ये उनकी सन यानी कि डेट आपको याद रखना है, और किन किन लोगों के बीच लड़ा गया था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान रखें कि किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं परीक्षा में जो प्रश्न पहले आ गया, ठीक है, ये वाला प्रश्न आ गया तो सेम टू सेम यही प्रश्न पूछ लेगा। जो चीज़ें अलग से यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका गड़बड़ ना हो पाए। ठीक, इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था ये आपको फटाफट देख लेना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी देखना है। तो उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके साथ ही आपको बताते हैं इसका जो शासनकाल था वो था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बताइएगा गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और यही गुलाम वंश का यहाँ पर प्रथम सुल्तान बना। एक चीज़ और यहाँ पर कई बार पूछी जाती है, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पोगो, ठीक है, पोगो या फिर चौगान, ठीक है, पोगो या फिर चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी? पोगो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, और आपकी डीएलएड परीक्षा में भी आ सकता है। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का स्टार्टिंग, ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही उसकी स्टार्टिंग कराई थी। बाद में उसकी जो यहाँ पर तीसरी चौथी पाँचवीं मंजिल थी वो यहाँ पर इल्तुतमिश ने करवाई थी। बाकी और भी यहाँ पर जो थे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये आपको याद रखना है। और इसका शासनकाल आपको याद रखना है
पोगो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और यहाँ पर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ठीक है, बाद में आप ये ना कहिए कि सेम टू सेम नहीं आया, सेम टू सेम अगर नहीं आता है तो जो चीज़ यहाँ पर आपसे अलग से बताई जा रही है वो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो आप अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 आपसे ये पूछा रहा है कि विश्व दुनिया की सबसे लंबी नदी, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपकी नील नदी। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, आप कितनी 6650 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ लिया जाए चीन का शोक, ठीक है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आपको हुआंगहो नदी का। ठीक है, किसे, हुआंगहो। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से आपको याद रखना है, हुआंगहो। ठीक है, हुआंगहो इस तरह से। ठीक है, चीन का शोक किसे कहा जाता है, हुआंगहो नदी को। ठीक, तो ये आपका आ गया पूरा प्रश्न, और इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब कौन सा प्रश्न आएगा, प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न संख्या 4 में आपसे ये पूछा गया कि बताइए सक्रिय एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, ये नहीं कि ये यहाँ पर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न अति लघु उत्तरीय में नहीं आएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, अगर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाए ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह से बताना है, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है आपका शांत ज्वालामुखी। ठीक है, कौन सा, शांत ज्वालामुखी, ये आपका आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, बिना सोचिए कि केवल बस इसी तरह के एक ही क्वेश्चन आएगा उसी से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण बताना है आपको, किसका, सक्रिय ज्वालामुखी का। तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा आपका स्ट्रोम्बोली। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद बात करें पोपा के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा शांत ज्वालामुखी। कौन सा, शांत ज्वालामुखी का, कौन सा, ये हो जाएगा उदाहरण शांत ज्वालामुखी का। इसके बाद जो विसुवियस और फ्यूजियामा, ये दोनों जो बचे ये हो जाएंगे आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रोम्बोली। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली। ठीक, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको याद रखना है ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। ठीक है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको कहीं से भी किसी भी तरह से घुमाकर एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका, और फटाफट आप इसका आंसर देंगे। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है इक्वालिटी यानी कि समानता। ठीक है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकार 6 हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, और ये कौन से भाग में है ये आपको याद रखना है, भाग 3। और इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कौन सा, तो अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद कितना, 12 से 35 तक संविधान में, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके साथ ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो समानता का अधिकार है वो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद के बीच दिया गया, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या है, ये आपका समानता के अधिकार है। ठीक, मूल संविधान में। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका 6 आ चुका है। प्रश्न संख्या 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये आपको यहाँ पर देखना होगा। तो प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 4 सूफी संतों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आंसर जो होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं 2 सूफी संतों के नाम बताइए, कि नहीं 3 सूफी संतों के नाम बता दीजिए, कि नहीं 4 सूफी संतों के नाम बता दीजिए। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए पेपर आपके सामने ये ओरिजिनल है, ये इसीलिए आपको दिखाया जाता है ताकि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से देख लें। एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर आप उसका आंसर देने में आनाकानी करते हैं, नाकामयाब होते हैं, तो फिर पता ही आपका नंबर कट जाता है। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इस पेपर को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। यहाँ पर अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ये आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देख लेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दूसरे नंबर पर है, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक,
इसके बाद बात करें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, इनकी जो दरगाह शरीफ है वो कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली में किन की दरगाह शरीफ है, ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद बात करें ख्वाजा सलीम चिश्ती की। ठीक है, ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करें तो इनकी दरगाह शरीफ कहाँ पर है, ये है आपकी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में इनकी दरगाह शरीफ कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर के मन की बात है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से पेपर बिल्कुल इसी में से फंसेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अब आपके सामने 7 आने जा रहा है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, कई सारे लोगों ने बनवाया भी होगा। ठीक है, कई सारे लोगों ने नहीं बनवाया होगा। आप बैंक में जाते हैं, कुछ पैसे देते हैं। ठीक है, किसी भी संस्था, किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी भी नाम से आप जो अपना बैंक ड्राफ्ट है वो बनवा लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, बैंक में आप कुछ पैसे देते हैं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस जो नाम आप बताएंगे, जिसके आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी नाम आप बताएंगे, उस नाम से वो आपको ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे। उस पर फिर अपना पैसा लिख देंगे, जितने रुपये का भी आप बनवाएं, 1000, 2000, 10,000, 20,000। ठीक है, उसका कुछ वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं बनाने का, 100, 50, 150 तक, जो भी अलग अलग बैंक का रहता है वो चार्ज लेते हैं, और एक आपको ड्राफ्ट बनाकर दे देते हैं, जो कि कुछ चेक की तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, जिस तरह आपका टैक्स चेक होता है ना, ठीक है, उस तरह का रहता है, लेकिन आप उस पर कुछ लिखना नहीं होता। आपको चेक को आपको फिल करना होता है, लेकिन आपको ड्राफ्ट में कुछ लिखना वगैरह नहीं होता। ठीक, तो ये होता क्या, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का आपका राइट क्या आंसर क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट क्या है, ये एक तरह से परिवर्तनशील मुद्रा है। क्या है, परिवर्तनशील मुद्रा है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, इस सवाल का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील मुद्रा है। इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका आ चुका है 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण कर दिया था, ये बता दीजिए अब आप फटाफट। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो किया था आपका 1025 से 26 ईस्वी के बीच। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है आपसे कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था, तो वो भी आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, टोटल 17 बार लगभग आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने भारत पर। इसके साथ ही यहाँ पर आपसे कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनबी का भारत पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों बार बार आक्रमण कर रहा था महमूद गजनबी। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भैया धन लूटना, धन दौलत लूटना। ठीक है, धन लूटना उसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये कुछ भी पूछ सकता है परीक्षा में, आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था, 1025 से 26 ईस्वी में। ठीक है, कितने बार टोटल भारत पर आक्रमण किया था, लगभग 17 बार। मुख्य उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का, धन दौलत लूटना था। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो चुका है। आप बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने अदर फ्रेंड्स को यहाँ पर जोड़िए जरूर चैनल पर। ठीक है, और आप भी अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि इस तरह से आपको सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आपको लगातार उपलब्ध कराते रहें। ठीक, अब बढ़े हैं अब अपने अगले प्रश्न को और फटाफट देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न संख्या में 9 में आपसे पूछा जा रहा है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड को ही शॉर्ट में जीटी रोड भी आप बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, जीटी रोड भी आप बोल देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर पेपर में जीटी रोड आ जाए तब भी आपको आंसर यही लगाना है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो ये था भैया आपका ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने करवाया था जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ रहे हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, ऑप्शन 2 आप इसका राइट आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का नेपोलियन। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये आप बोलते हैं समुद्रगुप्त को। किसे बोलते हैं आप, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आप बोलते हैं समुद्रगुप्त को। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होने जा रहा है समुद्रगुप्त। ठीक है, इसी के साथ बढ़े हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा
नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने परसेंट, तो लगभग 78 दशमलव कुछ परसेंट ही होती है। बाकी इसके बाद ऑक्सीजन नंबर आता है आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, O2 का लगभग आपकी ये रहती है लगभग 21%, यानी कि 20 दशमलव कुछ परसेंट ये रहती है। ठीक है, तो ये लगभग 21 हो जाती है। बाकी ये 78। बाकी ये जो गैस है ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वो आपका नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है और आप फटाफट इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में आपसे ये पूछा गया है कि बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन जो है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। आपसे ये देख लीजिए, ये क्या पूछा गया, ये क्या पूछा लगा हुआ है, नहीं। तो आपको नहीं वाला बताना है कि इनमें से कौन सी जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। बाकी की जो 3 चट्टानें होंगी वो रूपांतरित चट्टानें होंगी। ठीक है, एक जो चट्टान होगी वो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं होगी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए संगमरमर, स्लेट और क्वार्ट्ज। ठीक है, ये किस तरह से चट्टानें, ये आपकी रूपांतरित चट्टानें, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये रूपांतरित चट्टानें आपकी। ठीक है, संगमरमर, स्लेट और क्वार्ट्ज ये रूपांतरित चट्टानें हैं। बाकी जो ग्रेनाइट होती है, ठीक है, ये आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं होती है, ये होती है आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक है, कैसी आग्नेय चट्टान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेनाइट कैसी होती है, आग्नेय चट्टान। इसके साथ ही परीक्षा में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो वो भी भैया आपको बता देना है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। तो एक तो आपने देख लिया होगा, एक होती है आपकी रूपांतरित चट्टान। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी यहाँ पर आग्नेय चट्टान, तो और तीसरी कौन सी बची? तीसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान। ठीक है, कौन सी? अवसादी चट्टान। तो इस तरह से टोटल 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये परीक्षा में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको याद रखिएगा। फिर बाद में ये ना कहिए कि हमें पता नहीं था। परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनके जो आंसर्स रहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन रहते हैं वो भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 बताइए मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था ये अपनी जो राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ ले गया था? दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर, लाहौर, फटाफट बता दीजिए। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? वो होगा आपका दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। ठीक, कहाँ ले गया था? ये अपनी राजधानी दिल्ली। और जिस समय ये दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था उस समय दौलताबाद का जो मूल नाम था, जो रियल नेम था, वो था आपका देवगिरी। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, बाद में इसने क्या कर दिया, नाम को परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर कहीं पर देवगिरी लिखा हुआ आ जाए दौलताबाद की जगह तो वह भी आपको आंसर टिक वही लगाना है। दोनों में से एक नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा और आपसे पूछ लिया जाए कि दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, तो वो हो जाएगा आपका देवगिरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। ठीक है, 2 प्रश्न बचे हैं यहाँ पर, दोनों प्रश्न को फटाफट देख लेंगे। और अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लगातार उपलब्ध कराई जा रहे हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछा गया है। अस्वच्छांश, अस्वच्छांश क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अस्वच्छांश कितनी डिग्री से संबंधित है ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, 30 से 35 डिग्री तक। ठीक है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर और 30 से 35 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? आपका अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ठीक, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। इसी के साथ बढ़े हैं अपन अगले प्रश्न को। और प्रश्न संख्या 15 जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा। तो ये है आपका अगला प्रश्न, गल्फ स्ट्रीम। व्हाट इज गल्फ स्ट्रीम? गल्फ स्ट्रीम किसे बोलते हैं यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो गल्फ स्ट्रीम किसे बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं आपका महासागरीय धारा को। किसे? महासागरीय धारा को। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? महासागरीय धारा को ही गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। तो इस तरह से आपके टोटल 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपको बताइए होगा जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो जाएगी, सारे 2024 तक के जो आपको पेपर हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। ठीक है, ताकि परीक्षाओं तक आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ पर भी, ताकि और भी भाई बहन यहाँ पर जुड़ सकें। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर जुड़ जाइए। अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर अभी तक आपने अटेंड नहीं किया तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्ले लिस्ट है वो बना दी गई, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद